इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। नागपुर एयरपोर्ट पहुंचे नितिन देशमुख और एयरपोर्ट पर उन्होंने बयान देते हुए बड़ा आरोप लगा दिया। नितिन देशमुख वही नेता हैं जो कल सूरत में ले मेरिडियन होटल में थे और तबीयत उनकी खराब हुई थी। उन्होंने कहा कि मुझे वहां कैद रखा गया था और मैं उद्धव ठाकरे के साथ हूं। मैं कोई वाहन आया तो वाहन में मैं बैठना चाहता था, लेकिन कोई वाहन में मेरे को बैठने नहीं देते थे। बाद में 100-150 पुलिस ने उठा के मेरे को हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ ऐसा एक नाटक रचा है कि मेरे को अटैक आ गया। न वैसा संदेशा ही दिया, लेकिन अटैक आने का कारण बता के कुछ तो भी मेरे बॉडी पे प्रक्रिया करना चाहते थे, यानी मेरा घात करना चाहते थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं सही सलामत मेरे को कोई प्रकार का अटैक आया नहीं। कोई प्रकार के मेरे बीपी शुद्ध बने। आप एकनाथ शिंदे जी के साथ हो कि आप उद्धव ठाकरे के साथ हो? सर, आप किसके साथ हो? अरे मैं उद्धव जी ठाकरे साहब के साथ हूँ। हमारे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्र्यांशी बोलणं झालंय काय बोलणार? मुख्यमंत्री मोदीशी बोलणं झालं। काय झालं बोलणं? और देखिए एक नेता को क्या क्या करना होता है। उन्होंने कहा कि हार्ट अटैक का मैंने नाटक किया तब जाकर छूट पाया हूं। नितिन देशमुख ने बड़ा आरोप लगा दिया है एकनाथ शिंदे पर। हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आलोक वत्स जी हैं और ब्रजेश शुक्ला भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, आपके पास आना चाहूंगी, किस तरीके से देख रहे हैं जो नितिन देशमुख का बयान आया है? वो तो लग रहा है ऑपरेशन लोटस के तहत ही सब कुछ हुआ है। अगर एक एमएलए अलग होकर ये कहता है कि मुझे कैद किया गया था, तो जो इतने लोगों का सपोर्ट एकनाथ शिंदे के साथ है वो भी सवालों के घेरे में आ जाता है। देखिए, ये खेल तब तक चलता रहेगा जब तक या तो सरकार स्थिर हो जाए, कोई नई सरकार आ जाए, या यही सरकार पूरी तरह से सरवाइव कर जाए। तो ये खेल चलता रहता है। मैं पिछली तमाम मामलों में मैंने देखा है कि जिसकी सत्ता आती है उसी के साथ भगदड़ बसती है। और ये जो मामला है, आप देखिए यहाँ पर हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ, जो ही मुलायम सिंह 2003 में मुलायम सिंह राजभवन गए और उनको न्योता दिया, सारे विधायक कहने लगे साहब हम तो शुरू से आपके साथ थे। जब तक ये नहीं होगा, जब तक कोई नई सरकार नहीं होगी या यही सरकार बनी रहे, तब तक इस तरह की आवाजाही चलती रहेगी। अपनी अपनी निष्ठाएं लोग दिखाते रहेंगे, लेकिन निष्ठाएं बदलने में समय नहीं लगता है। और जो ही सरकार बदलती है, बहुत लोगों की निष्ठाएं बदल जाती हैं। तो ये खेल है, राजनीति इसी तरह चलती है। और सरकारों जब बदलती हैं तो निष्ठाएं भी बदल जाती हैं, जब रुकती हैं तो फिर निष्ठाएं दूसरी तरफ हो जाती हैं। बिल्कुल, और ये इनस्टेबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए बहुत ही नुकसानदेह है, राज्य के विकास के लिए नुकसानदेह है। तमाम वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े रहे, साथ ही मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत लगातार ट्रैक कर रहे हैं जो कैबिनेट की मीटिंग आज होने वाली है उस पर। इंद्रजीत, कितने लोग टर्न अप हुए हैं इस बैठक के लिए? जी बिल्कुल, कांग्रेस और एनसीपी के कोटे की बात करें तो सारे जो वरिष्ठ मंत्री हैं वो आ चुके हैं, चाहे अशोक चौहान हो, चाहे बाला साहब थोरात हो, यशोमती ठाकुर हो, या एनसीपी की छगन भुजबल की बात करें, दिलीप वलसे पाटिल, जयंत पाटिल, सारे वरिष्ठ जो मंत्री हैं, अजीत पवार खुद मौजूद हैं। इसके अलावा खबर है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात यही है कि पहले ये कहा जा रहा था कि बैकडोर से 3 शिवसेना के मंत्री आए हुए हैं, लेकिन अभी जो जानकारी मिली, अभी तक कोई भी शिवसेना का मंत्री इस कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ी हैरानी की बात है और इसी को लेकर लोग काफी आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। अगर महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम की बात करें तो थोड़ी देर बाद जो है तीनों पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं की बैठक होनी थी, जिसमें शरद पवार, इसके अलावा कमलनाथ जो कांग्रेस के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, और मुख्यमंत्री के साथ बैठक होने वाली थी। लेकिन मुख्यमंत्री चूंकि कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, इसलिए अब इनकी फिजिकली बैठक नहीं हो रही है। अभी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के साथ कमलनाथ की बैठक हो रही है। लेकिन जो अगर एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं के बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो इनका जो बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि अब ये अपोजिशन में बैठने के लिए एक तरह से मेंटली तैयार हो रहे हैं। इस तरह से अगर ऑफ द रिकॉर्ड बात की जाए, उनके बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए, तो ये एक तरह से अब कहें कि महाविकास अघाड़ी सरकार से इनकी उम्मीदें नहीं है और इनको लग रहा है कि अभी सरकार जाने वाली है, तो अपोजिशन की तैयारी कर रहे हैं। शायद यही कारण है कि कांग्रेस एनसीपी अपने अपने विधायकों की बैठक कर रही है और उनको समझा बुझा रही है और
सोच रही है कि कहीं एक दो उनके विधायक इधर उधर न चले जाएं। यही कारण है कि लगातार बैठकों का दौर आज सुबह से ही जारी है जी। लेकिन सबकी निगाहें इस कैबिनेट बैठक पर है। कैबिनेट बैठक के बाद क्या डिसीजन होता है, क्योंकि कैबिनेट बैठक के बाद ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री जो है विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। ये एक बड़ी बात है और इसी को लेकर सबकी निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई हैं। जी बिल्कुल इंद्रजीत, आप नजर बनाए रखिएगा। और शिवसेना का एक भी मंत्री मौजूद नहीं है। एनसीपी कांग्रेस के मंत्री बैठक में पहुंच चुके हैं, जैसा कि इंद्रजीत बता रहे थे। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि 3 कैबिनेट मिनिस्टर बैक गेट से आए हैं, लेकिन पुष्टि उसको लेकर अभी तक नहीं हुई है। और आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक वत्स जी, ऑपरेशन लोटस के अगर हम पैटर्न को देखें, चाहे कर्नाटका की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र के केस में आपको क्या लग रहा है अभी शाम तक वो क्या घटनाक्रम हो सकते हैं जिससे कहा जाए कि पूरी तरीके से बीजेपी को इसमें फायदा हो जाएगा? देखिए, ये जितना भी घटनाक्रम हुआ है उसका अगर डायरेक्ट बेनिफिट किसी को होने वाला है तो वो बीजेपी को होने वाला है। क्योंकि ये लोग जो टूटे हैं ये अगर जाएंगे तो बीजेपी में ही जाएंगे और ये कहीं और दूसरा विकल्प नहीं है इनके जाने का। और अगर ये वहां जाते हैं जिस आंकड़े पे ये खड़े हैं तो उससे बीजेपी को बहुमत प्राप्त हो जाती है और वो सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएगी। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि इनका जाना तय है और अगर ये लोग उनको सपोर्ट करते हैं तो उनका आना तय है। इसमें दो संशय की अब गुंजाइश कहाँ है? ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया है मामला। जी, क्या लग रहा है विधानसभा भंग होने के जो संकेत दिए हैं संजय राउत ने, क्या वो स्थिति उत्पन्न होगी या उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी? देखिए, विधानसभा भंग करने की सिफारिश अगर आप बहुमत में हैं तब कर सकते हैं। अल्पमत में आप विधानसभा भंग करने की सिफारिश अगर करते हैं तो वो राजभवन के विवेचना पर है। वो उसको मान्य भी कर सकता है, अमान्य भी कर सकता है और दूसरे आदमी को मौका दे सकता है सरकार बनाने का, बिल्कुल, या अपना बहुमत सिद्ध करने का। जी, यानी कि जो बहुमत का दावा करेगा उसे राज्यपाल बुला सकते हैं सरकार गठन के लिए। तो ये स्थिति इस वक्त नजर आ रही है। क्या लग रहा है आपको, जिस हिंदुत्व की बात हो रही है आलोक जी, क्या वो हिंदुत्व जो बीजेपी का साथ था और उसके बाद जो एनसीपी और कांग्रेस के साथ था, उस हिंदुत्व में बहुत आसमान जमीन का फर्क हो गया जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे बिल्कुल अलग हो लिए? देखिए अभिलाषा जी, ये शुरू में ही लोगों ने, वहां की जनता ने वोट दिया था शिवसेना को और बीजेपी को मिलकर सरकार चलाने की। ये चीफ मिनिस्टर के पोस्ट के लालच में इन्होंने जाके बेमेल शादी कर लिया कांग्रेस और एनसीपी से। तो ये ज्यादा दिन चलने वाला था नहीं। आपके साथ मेरा कोई तालमेल नहीं है, लेकिन जबरदस्ती अगर आप तालमेल करा देंगे तो कुछ दिन तक चलेगा, उसके बाद विद्रोह हो जाएगा। वही हुआ भाई। जो इनकी राजनीति है और जो उनकी राजनीति है उसमें 36 के आंकड़े हैं, उनकी नीतियों में 36 के आंकड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई भी तालमेल अगर इनका बैठता है तो वो बीजेपी के ही सिद्धांतों के साथ बैठता है। उससे ये अलग होके इन्होंने वहां सरकार बनाई और वो नहीं चल पाई। अब इसका रिजल्ट सबके सामने है। आज तो जाना तय है, लेकिन अब वो दूसरे की सरकार आएगी या नहीं आएगी ये राजभवन के राज्यपाल के निर्णय पर डिपेंड करता है। बिल्कुल, ब्रिजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए। ब्रिजेश जी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, ऐसे संकट के वक्त जो एकजुटता दिखनी चाहिए थी महाविकास आघाड़ी के नेताओं के अंदर, चाहे, और सबसे बड़ी बात जो थिंक टैंक से उनकी बात करें, संजय राउत की बात करें तो बिल्कुल करारे बयान उनके सामने आ रहे हैं, कोई जुड़ाव वाली बात नहीं आ रही है। शरद पवार की बात करें तो वो कह रहे हैं कि ये अंदरूनी मामला है शिवसेना का, वो एकजुटता नहीं दिख रही है। देखिए, आप जब से सरकार चली है वास्तव में एक लड़ाई बीजेपी से हो रही है और दूसरी लड़ाई जो 3 महाअघाड़ी जो हैं, तो 3 जो पार्टियां हैं उनमें इस बात के लिए होड़ है कि किसका जनाधार बढ़ेगा, कौन अपना जनाधार बढ़ा करके अगले चुनाव में बीजेपी से टक्कर लेता है। उसमें शरद पवार जो सबसे ज्यादा चतुर पॉलिटिशियन है वो अपनी मजबूती करते जा रहे हैं और यदि कहीं कोई नुकसान हुआ है तो शिवसेना का भारी नुकसान हुआ है इससे। भले ही आज ना हो, लेकिन जब चुनाव होगा तब आपको दिखेगा कि वो अपना
जनाधार काफी कुछ गंवा चुके हैं और बीजेपी इस पर कब्जा कर चुकी है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, जी, कांग्रेस भी यही कोशिश कर रही है कि उसका जनाधार बिल्कुल बढ़ जाए। शिवसेना के लिए बहुत ही मुश्किल की घड़ी इस खबर पे लगातार नजर बनी हुई है। लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।